on this computer. Okay, so hello everybody. We will start our lecture on sampling and discrete time signals. Okay. अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इससे पहले हम जितने भी सिग्नल्स की बात कर रहे थे वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स थे। इस वक्त मैं सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अब हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिग्नल हैं वो इससे पहले कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स थे। जितने भी सिग्नल थे वो कंटिन्यूअस टाइम थे, और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फंक्शन का सहारा लिया था। तो हम लिखते हैं एक्स फंक्शन ऑफ टी। तो ये हमारे पास एक सिग्नल है जिसको हम मैथमेटिकली फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंट करते थे। ये कंटिन्यूअस टाइम। तो अब हम सोचेंगे कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स, आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो अब ये नोटेशन को जरा गौर से देखना, यहाँ मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। एक्स ऑफ टी, अब ये क्या बन जाएगा? सेम एक्स होगा, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में क्या आ जाएगा? एन। ये देखिए, ये क्या है? ये जो मैंने अभी आपके लिए लिखा है नोटेशन, ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और ये जो एक्स करली ब्रैकेट्स ऑफ टी, ये है कंटिन्यूअस टाइम। तो आप फर्क देख सकते हैं कि जब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो वो एक्स टी से क्या बन जाता है? एक्स एन। ये देख लें, ये एक्स टी से एक्स एन बन गया। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्स टी से एक्स एन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये कन्वर्जन क्यों करते हैं? तो उसकी एक बेसिक लॉजिक ये है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं उनको प्रोसेस करना बड़ा आसान होता है, उनके फिल्टर्स बनाना बड़े आसान होता है, उसके से नॉइज हटाना बड़ा आसान होता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग काफी फैसिलिटेट हो जाती है अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को डील करें बजाय कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के। तो जो मेन वजह है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग और सबसे बड़ा एलिमेंट प्रोसेसिंग का कौन सा है? फिल्टर्स। तो आपके फिल्टर्स जो हैं वो बड़े इफिशिएंट हो जाते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, नॉइज हटा देते हैं, बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, बड़ी अच्छी सिग्नल टू नॉइज रेशियो देते हैं। तो मतलब सारी जो जो खूबियां हैं ना वो आपको डिजिटल फिल्टर्स में मिलती हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कंटिन्यूअस में से डिस्क्रीट टाइम में ले जाते हैं, वहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर प्रोसेस होने के बाद वो जो आउटपुट निकलती है उसको हम दोबारा से कंटिन्यूअस टाइम में ले आते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस होते हैं, एक में हम उसको ए टू डी कहते हैं और दूसरे में डी टू ए कहते हैं। तो कीप इन माइंड यू हैव टू बॉक्सेस, एक है ए टू डी, एक्स एफ टी क्या बन गया? एक्स एफ एन। उसके बाद आपने प्रोसेस किया, ये कंप्यूटर बीच में पड़ा हुआ है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, प्रोसेसिंग यूनिट। उसने इस सिग्नल को क्लीन अप किया और ये एक्सन बन गया वाई एन में। और फिर वाई एन को आपने दोबारा डी टू ए किया, इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। इसे रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करके हम दोबारा क्या बनाते हैं? वाई एफ टी। एंड होपफुली ये वाई एफ टी जो है ये इस एक्स एफ टी से काफी ज्यादा बेहतर है इन मैनी वेज, ये अच्छा खासा क्लीन है। लेकिन अगर हम चाहते तो एक्स टी को डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते थे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें काफी सारे और जो एनालॉग डिवाइसेस हैं। तो लेकिन ये प्रोसेसिंग काफी डिफिकल्ट होती है, इसमें से हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की प्रोसेसिंग से कर सकते हैं। सो देयर इज ए वेरी गुड लॉजिक कि हम डिस्क्रीट सिग्नल्स की तरफ क्यों जाते हैं और ये वाला राउट क्यों अख्तियार करते हैं कि पहले एक्स टी को एक्सटेंड करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर जो जवाब आता है वाई एन उसको हम वाई टी में ले जाते हैं। तो देयर आर कंपेलिंग रीजंस कि ये प्रोसेसिंग हमें ज्यादा बेहतर पड़ती है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया आपको कि हम क्यों करते हैं डिस्क्रीट टाइम कन्वर्जन, क्यों करते हैं? एवरीवन जी,
एवरीबॉडी ओके? हेलो? यस सर। जी जी, आप सब लोगों को समझ आइए कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। हाँ, मैं बता रहा था ना कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सिग्नल को क्लीन करना आसान है, उसमें से नॉइज हटाना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू अगर मैं वही नॉइज इससे एनालॉग के अंदर हटाने की कोशिश करूं, कंटिन्यूअस के अंदर कोशिश करूं। तो फिर हम ये करते हैं कि कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में ले जाते हैं और वहां पे जाके उसका नॉइज हटा लेते हैं और दोबारा उस डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में ले आते हैं। तो ये प्रोसेस हमें ज्यादा सूट करता है। तो इसीलिए हमारे पास मजबूरी है कि हमने एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें। क्लियर हो गया सबको? एवरीबॉडी? जी जी। यस सर। अच्छा, अब चलते हैं और इस मजबूरी के साथ कि हमें हर हालत में कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट नाउ। तो हियर इज कि ये क्या है आखिर, ये जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ले जाता है, तो ये प्रोसेस क्या है? अगर आप देखें गौर से तो ये प्रोसेस दिखाया हुआ है आपको। एक्स टी इन हुआ इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स से बाहर निकला एक्स एन। तो इस बॉक्स ने सैंपलिंग का प्रोसेस किया। तो ये बॉक्स क्या है? ये सिस्टम है। इसमें इनपुट हो रहा है एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और इसमें आउटपुट हो रहा है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। याद रखना कि ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। ये है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये दो कंप्लीटली मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट, इस पर्टिकुलर बॉक्स ने क्या कर दिया? एक्स टी को उठाया और उसको एक्सएन में कन्वर्ट कर दिया। अब याद रखना इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक्स टी क्या है? एक फंक्शन है, मैथमेटिकली क्या है? एक फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो एन है, एक्स एन है, ये नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 22, 3, -10, -18, -15, ये क्या है? ये एक्सन। एन सिर्फ बता रहा है कि ये, लेट से ये बता रहा है कि ये यहाँ पे एन जो है वो 0 है, ये जो है ये एन इक्वल टू 1 पे ये इंडेक्स बता रहा है, ये सिर्फ उनकी लोकेशन बता रहा है। n इक्वल टू 2 है, ये 18 कहाँ पड़ा हुआ है? n इक्वल टू 3 पे। ये 15 पड़ा हुआ है n इक्वल टू 4। तो ये n जो है ये ओनली इंडेक्स है जो उस नंबर लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर नंबर की लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ पे है, कितने नंबर उससे पहले हैं, कितने नंबर उसके बाद हैं। लेकिन x ऑफ n होता सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स की एक लिस्ट होती है, ओनली लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो लेट अस से कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अब मैं जरा इसको आपके लिए, जी, अब जरा इसको गौर से देखिए। ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ये देखें, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। ये कोसाइन का सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि 0 के ऊपर क्या है? 1 है। तो ये है एक्स ऑफ टी इक्वल टू कोसाइन 2 पाई इंटू 100t। तो ये 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। ये 100 हर्ट्ज का एक सिग्नल है जिसको हमने ग्राफ की शक्ल में, अब इसका ग्राफ देखें। अब अगर मैं इसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको अगर मैं डिस्क्रीट में ले जाऊं तो डिस्क्रीट में ले जाने के लिए मुझे इसे सैंपल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली इसको सैंपल करता हूं, ठीक है। तो अब सैंपल करने की एग्जांपल, आप लोग मेरे साथ हैं?
एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। जी जी। अच्छा, अब अगर आप सैम्पलिंग को देखना चाहें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप विंडो के सामने खड़े हुए हैं और विंडो आपके घर की कोई सेकंड फ्लोर पे विंडो है और वो बंद है, और आपसे कोई पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, तो आप क्या करते हो? विंडो को खोलते हो और देखते हो, और उसके बाद विंडो को बंद कर लेते हो और पूछने वाले को या घर वालों को जवाब देते हो कि फुटबॉल का मैच हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो फिर पूछते हैं अब क्या हो रहा है, फिर आप विंडो खोलते हो और फिर देखते हो। इसका मतलब है कि उस स्ट्रीट के ऊपर एक एक्शन हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है लेट्स से, और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसको कंटिन्यूअसली देख नहीं रहे हो, आप तो विंडो खोलते हो, उसको देखते हो, फिर विंडो बंद कर देते हो, फिर वेट करते हो, थोड़ी देर बाद दोबारा विंडो खोलते हो, फिर देखते हो, फिर बंद करते हो, देन यू वेट, देन यू ओपन। तो आप क्या कर रहे हो? आप सैंपलिंग कर रहे हो। आप उस कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो उस स्ट्रीट के ऊपर हो रहा है, उस प्रोसेस की आप सैंपल उठा रहे हो। आपको बात समझ आ रही है सबको? सैंपलिंग क्या है? हेलो, आपको ये समझ आई ना कि आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है स्ट्रीट के ऊपर, आप उसको सैंपल कर रहे हो। आप थोड़ी देर बाद देखते हो वहां क्या हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हो, आप कंटिन्यूअसली नहीं देख रहे हो फुटबॉल का मैच, तो उसे कहते हैं सैंपलिंग। इसका मतलब है कि आपके पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मौजूद है, ठीक है ना? आपके पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मौजूद है, आप इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के सैंपल्स लेना चाहते हो। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी जल्दी जल्दी आप अपनी विंडो खोलेंगे और बंद करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस फुटबॉल के मैच में तो आप बहुत जल्दी जल्दी विंडो खोल के गोल तो नहीं हो गया, कहीं मुखालिफ टीम ने गोल तो नहीं कर दिया, तो इस तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपके लिए वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एक बार विंडो खोलोगे, फिर 15 मिनट्स गुजरने के बाद फिर आपको याद आएगा कि मैच हो रहा है, फिर आप खोल के देख लोगे, फिर बंद कर दोगे, फिर आधा घंटा गुजर जाएगा, फिर देखोगे। तो इसका मतलब है कि आप चाहो तो विंडो जल्दी जल्दी खोल सकते हो और चाहो तो विंडो थोड़ी देर बाद टाइम देके खोल सकते हो। तो इसका मतलब है कि इस सारी चीज का इन्हिसार कि कितना जल्दी जल्दी आपने विंडो खोलना है वो डिपेंड करते हैं आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है ये आई हुई है, ये देखिए, ये है fs2 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब है ये क्या है? 2000, ठीक है, सैंपल्स पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 सैंपल्स आपने लिए, एक सेकंड में, एक सेकंड में 2000 सैंपल्स लिए आपने इस सिग्नल के। तो आप देखें ना, ये सिग्नल और इस सिग्नल का डिस्क्रीट वर्जन ये बन गया। अब मैंने कैसे मैथमेटिकली क्या किया? अब अगर हम बैक पे चले जाएं, ये अब अगर हम देखना चाहें कि मैथमेटिकली क्या हुआ है, तो वो ये हुआ है, आपके पास एक XFT सिग्नल था, वो किस चीज के बराबर था? कोसाइन 2 पाई 100t। अब अगर मैंने इसको सैंपल करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस t को रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा? n टाइम्स ts के साथ। अब ये देखें ना, मैं क्या किया, x स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, t की जगह क्या आ गया मेरे पास? nts। ये क्या बन गया मेरे पास? कोसाइन 2 पाई 100, उसके साथ क्या लग गया? nts। ये देखा आपने, ये nts लग गया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इस t को जो कंटिन्यूअस टाइम का टाइम था उसको n टाइम्स ts के साथ। अब ts क्या है? आपका सैंपलिंग इंटरवल है, और ts किसके बराबर होता है? ts हमेशा 1/fs होता है। ये देखें ना, fs क्या है? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ts क्या है? सैंपलिंग इंटरवल। तो सैंपलिंग इंटरवल का ताल्लुक टाइम के साथ है, सैंपलिंग इंटरवल, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, फ्रीक्वेंटली,
कितना जल्दी आप सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको ये कन्वर्जन समझ में आई एवरीबॉडी? हेलो जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप xt से xn तक। अब मैं क्या करूंगा, ts को ड्रॉप कर दूंगा इधर से, और मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं xn कह देता हूं। ये देख लें xn, तो जब xn लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि n के साथ ts लगा हुआ है, तो ts मौजूद होता है इसके अंदर, क्योंकि ts कांस्टेंट होता है तो इसलिए, और n चूंकि वेरिएबल है। अब इस केस में वेरिएबल नहीं है, इंडेक्स है, क्योंकि ये नंबर्स लिस्ट है। ठीक है, तो डिस्क्रीट में आप जब भी आएंगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। तो ये नंबर की एक लिस्ट बन गई है, और दैट्स हाउ, तो xt अब बन गया है xn। आपको बात समझ आ रही है? एवरीबॉडी विद मी? यस सर। अगर आपने x ऑफ t से x ऑफ n में जाना है तो आप क्या करोगे, आप x ऑफ t उठाओगे और उसमें से इस t को रिप्लेस कर दोगे n कैपिटल T स्मॉल सब s। ये ts क्या है, एक कांस्टेंट है, जिससे रिप्लेस कर दोगे ये बन जाएगा x ऑफ n। उसमें ts को ड्रॉप कर दोगे, दैट इज द प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं सैम्पलिंग में। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो क्या कर देते हैं, हम x ऑफ t को x ऑफ n में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हम ये जो t है इसको nts के रिप्लेस कर देते हैं। ये देख रहे हैं nts लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी कर दी, पहले 2 किलो थी ना, 2000 थी, अब अगर मैं 500 रख लूं तो क्या होगा, अब कम सैंपल लेने पड़ेंगे क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी है। तो सेम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, अब उसके सैंपल थोड़े हो गए हैं। देखना, एक सैंपल यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। ये डॉटेड लाइन को हटा देना, आपको सिर्फ सैंपल नजर आएंगे। ये देखें, ये कितने दूर दूर हैं, ये देख रहे हैं। और आप देखें ना इसको, ये टाइम नहीं है, ये इंडेक्स है। देखें ना, सैंपल इंडेक्स, ये इंडेक्स है क्योंकि ये नंबर्स हैं। आप ये नंबर्स हैं, ये जो लॉलीपॉप के शक्ल में दिखाए गए हैं ये नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है टी है, ये देखें ना, ये कंटिन्यूअस टाइम वेरिएबल है, टी है, ये वो टी है, ये देख रहे हैं स्मॉल टी, ये जा रहा है, ये एन है। तो डिस्क्रीट टाइम में जो हमारे पास वेरिएबल है, उसको हम वेरिएबल नहीं कहते, उसको इंडेक्स कहते हैं, वो एन होता है। और कंटिन्यूअस टाइम में जो वेरिएबल होता है वो होता है टी। अब आपको ये बात क्लियर हो गई सबको? आप सबको समझ आ गई कि मैंने कैसे कन्वर्जन किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप, कि xt से xn में कैसे जाते हैं, t को रिप्लेस करते हैं nts के साथ। बस ये देख रहे हैं आप, ये जो चीज है, ये देखें, ये प्रोसेस देखा आपने, ये है प्रोसेस। x के अंदर t को रिप्लेस कर दिया और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सिर्फ n डाल दिया, बस। दैट इज हाउ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज जनरेटेड। वो पैदा इस तरह होता है। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि इसमें एक पैरामीटर ऐड हो गया है, उस पैरामीटर का नाम है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे बंदा पूछ रहा है कि मैं कितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रखूं, मैं 2000 या 500 रखूं? क्योंकि 2000 के केस में उसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन रहा है, और उसी कंटिन्यूअस का अगर मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं तो एक और डिफरेंट किस्म का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकल रहा है। इसका मतलब है कि सेम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लाखों करोड़ों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बन सकते हैं। और आपको बात समझ आ रही है? यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब है कि एक ही xt के x1n बनेगा, x2n बनेगा, x3n बनेगा, डिपेंड करते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मैंने क्या रखी हुई है। x4n बनेगा, x5n बनेगा, बहुत कुछ बन सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो मैं इसमें ला सकता हूं बेस्ड ऑन कि मैंने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखी हुई है। तो ये तो बड़ा अजीब कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि सेम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, लेकिन जब वो डिस्क्रीट वर्ल्ड में जाता है तो उसके तो हजारों लाखों वर्जन बन जाते हैं, कौन सा वर्जन ठीक है? तो आप देखेंगे, तो आप इसमें से देखेंगे, और ये बड़ी हैरत की बात है कि इन लाखों करोड़ों xn में एक ही ऐसा xn होगा जो कि दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होके
डी टू ए वाले प्रोसेस से गुजर के वो क्या बना देगा, सेम एक्स टी बनाएगा। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि एक्स टी से एक्सएन में चले जाओ और एक्सएन से दोबारा एक्स टी में आ सको, अगर ये सारा प्रोसेस आप चाहते हो कि सीमलेस प्रोसेस हो, तो उसमें आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में वो एहतियात क्या है। क्योंकि अगर आप वो एहतियात नहीं करेंगे तो एक ही एक्स टी के बहुत सारे एक्स एन क्रिएट हो जाएंगे। तो कीप दैट इन माइंड, जब हम मूव करेंगे तो आपने ये देखना है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को अगर मैं चेंज करूंगा तो उसके जरिए मैं काफी सारे एक्सएन क्रिएट कर सकता हूं। एक ही कंटिन्यूअस टाइम, एक ही सिग्नल के, जो कंटिन्यूअस टाइम में एक ही सिग्नल था, लेकिन जब वो डिस्क्रीट में गया तो उसके काफी सारी कॉपियां पैदा हो गई, काफी सारे और वर्जन पैदा हो गए। वो सारे के सारे लेजिटिमेट वर्जन हैं, इलीगल कोई भी नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी या देखेंगे कि वो XT से XN में आया और दोबारा XN से XT में कैसे जाएगा, तो उसके लिहाज से फिर आपको फीलिंग आएगी कि आप उसमें से एक ही नहीं। जी जी, मोहम्मद तलहा, जी जी जी, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर मुझे ये बता दें, एन इस अगर हम जब कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट टाइम में तो एन फिक्स्ड हो जाएंगे या नहीं होंगे? नहीं, एन मतलब इंडेक्स है। तो ये फिक्स होंगे या नहीं होंगे? क्या मतलब फिक्स है? मतलब कि टोटल, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें जो आपने इधर लिखी हुई है वो 4 है इसके अंदर टोटल, तो ये फिक्स होंगे या इनफिनाइट होंगे इस टाइप? नहीं, मैं फिर अब आपसे मेरा क्वेश्चन बन जाता है, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, सी लैंग्वेज की है? जी जी उसके अंदर अरे होगा, एक अरे होता है, उसमें नंबर पड़े होते जी, हैं, उसमें एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि इस अरे में वो कहाँ पड़ा हुआ है पॉइंट, सही सही ये वही वाला इंडेक्स है। तो आप इस सही तरह समझें कि आप एक्स टी से अरे बना लिया, आपने वन डायमेंशनल अरे बना लिए। मैं टू डायमेंशन में नहीं जाऊंगा अभी, वो इमेज बन जाता है, सही वन डायमेंशनल अरे बन गई है। अब उस अरे में एन क्या कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि उस अरे में ये नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, चौथी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 5वीं पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 100 पोजीशन पर, ये सिर्फ पोजीशन दिखा रहा है एन। सही लेकिन इस एन का उस टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ उसको नंबरों की एक लिस्ट जनरेट हो गई है, एक बहुत बड़ा सीक्वेंस जनरेट हो गया है। और एन क्या कर रहा है, एन सिर्फ उसके ऊपर घूम के सीक्वेंस के अंदर पोजीशन बताता है। आप कहते हो मुझे 5वां नंबर निकाल के दे दो, तो वो क्या करेगा, एन जाएगा और 5वीं पोजीशन के ऊपर उस अरे के अंदर जो कुछ पड़ा होगा वो निकाल के आपको डिस्प्ले कर देगा। सही हो। ये हो गया। जी जी जी, एक और भाई जान है जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था, जी जी प्लीज, रेज हैंड किया हुआ था, एनीबॉडी? नो, ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने यहां सीखा कि एक्स टी एक्स एन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें अब मसला ये पेश आ गया कि जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी पड़ गई। तो अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हर बंदे की मुख्तलिफ होगी तो उनके एक्स एन मुख्तलिफ होंगे। अब देखते हैं कि इस डिलेमा को कैसे दूर करें, ये है। तो क्वेश्चन ये है कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि कोई एक खास लिमिट है, हम क्योंकि हम जब बार बार विंडो खोल रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बार बार मतलब कम से कम विंडो खोलें। तो वो कौन सी आखिरी हद है कि हम उससे कम अगर विंडो खोलेंगे और उससे कम अगर सैंपल करेंगे तो फिर हम उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिकंस्ट्रक्ट कौन सा चीज है, वो है जब आप एक्स ऑफ एन से दोबारा एक्स ऑफ टी पे जाते हो, वो जो अगला प्रोसेस है, सेकंड बॉक्स जो है, पहला बॉक्स नहीं कह रहा हूँ, पहला बॉक्स तो आपका सैंपलिंग कर रहा है, ए टू डी है। उसके बाद जब प्रोसेस कर लिया तो फिर है डी टू ए। तो वो जो डी टू ए ना, ये है रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि आप दोबारा आप कंटिन्यूअस वर्ल्ड में जा रहे हो। तो वो जाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएटली ना डिफाइन की, ना चूज की। तो कैसे चूज करेंगे, उसके लिए हम एक थ्योरम है, और वो थ्योरम है सैंपलिंग थ्योरम। तो वो कहता है कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दिया गया है और आपको टास्क दिया गया है कि इसको सैंपल करो, इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करो,
तो कन्वर्जन का सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप उसको सैंपल करोगे। तो जब आप उसको सैंपल करोगे तो फिर आप क्या करोगे, मेन चीज जो आप देखोगे वो आप उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, उस सिग्नल में कितनी पड़ी हुई है, एफ मैक्स देखो उसमें। तो आप अगर चाहते हो कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली हो जाए, एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपका सैंपलिंग रेट जो होना चाहिए वो 2, आपका सैंपलिंग रेट fs should be greater than or equal to 2 times f max। अब ये f max क्या है, ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में पड़ी हुई है। अब अगर आपको मैं पिछली एग्जांपल दूं तो उसमें हमारे पास क्या था, 100 हर्ट्ज की एक कोसाइन पड़ी हुई थी। तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूंकि उसमें है ही एक ही सिग्नल, तो वो 100 हर्ट्ज है, तो 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 200। तो इसका मतलब है कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 200 सैंपल्स पर सेकंड। एक सेकंड में हमने 200 सैंपल्स पर सेकंड मिनिमम लेने हैं, मिनिमम। तो दैट इज, इससे ज्यादा लेंगे तो हम रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर हमने इससे कम ले लिए, 200 सैंपल्स पर सेकंड से कम सैंपल पे सैंपलिंग कर ली 100 हर्ट्ज वाली कोसाइन की, तो फिर ये रिकंस्ट्रक्शन इसकी किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, आप लूज कर देंगे उसकी एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो ये ध्यान में रखिए। तो अगर आपके पास लेट्स से, ये देखे ना, ये इसने बताया है बड़ा क्लियरली आपको, इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर नॉट टू लूज, ये देखे, नॉट टू लूज एनी डाटा, वरना आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लूज कर देंगे, आप एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन की। अब सब लोगों को ये थ्योरम समझ में आया, सैंपलिंग थ्योरम, एवरीबॉडी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आए ये चीज। जी जी जी, आगे समझ कि अगर आपने सैंपलिंग करनी है तो आप जिस चीज की सैंपलिंग कर रहे हो उस सिग्नल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डबल रेट पे सैंपलिंग करवाओ, तो फिर ठीक है। मतलब आप चाहो तो ट्रिपल रेट पे कर सकते हो, 4th रेट पे कर सकते हो, 5th रेट पे कर सकते हो। तो वो जो रेट्स हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स एफ मैक्स। इससे कम अगर आपने सैंपलिंग रख ली तो फिर उस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की आप उसको एक्शन तो बना लेंगे, उससे उसको प्रोसेस भी कर देंगे, लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस शुदा एक्शन को वापस लेके जाना चाहेंगे कंटिन्यूअस वर्ल्ड में, वो जो सेकंड बॉक्स है वहां गड़बड़ हो जाएगी, वो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो उस बॉक्स को कि वो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन करे, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इस लॉ को वायोलेट ना करे, ठीक है, अदरवाइज करप्शन ऑफ द सिग्नल, तो करप्शन कहते हैं, तो एग्जैक्ट सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा। एवरीबॉडी विद मी? ठीक है, ओके जी, मैं मूव करूं नेक्स्ट स्लाइड पे? यस सर। ओके, नाउ इट्स रियली इंट्यूटिव प्रूफ है कि ये सैंपलिंग थ्योरम में क्यों उसने कहा है कि fs जो है वो 2f मैक्स से कम बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये इस किस्म की कैद क्यों है, व्हाई वी हैव दिस कंस्ट्रेंट कि हमें क्यों fs 2f मैक्स से बड़ा चाहिए। तो उसने कहा है कि इसकी एक सिंपल सी रीजन ये है कि आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इस लफ्ज में बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई है। ये क्या है, ये जो xt है ये बैंड लिमिटेड सिग्नल है। तो आप जब भी सैंपलिंग थ्योरम की बात करते हो तो आप बात करते हो बैंड लिमिटेड सिग्नल की। तो ये ऐसे सिग्नल होते हैं जिनका बैंड लिमिटेड होता है। बैंड का मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिग्नल है xft, ये देखा, ये टाइम में था,
इसको मैं अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं, ये एक्स ऑफ ओमेगा, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया है, तो आप देखें ये बैंड लिमिटेड है, इसका बैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, इसका मतलब है ये लिमिटेड बैंड है। ये देखें ये लिमिटेड बैंड में पड़ा हुआ है, ये देखें ये पड़ा हुआ है, -2b से स्टार्ट हुआ +2b पे खत्म हो गया, ये बैंड लिमिटेड है। और जो बैंड अनलिमिटेड होंगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे ओमेगा के अंदर। ये देखें ये अनलिमिटेड है, ये देखें ये एक्टिविटी मौजूद है। लेकिन बैंड लिमिटेड का मतलब होता है आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम में नहीं देखना उसकी बैंड लिमिटेड। बैंड लिमिटेड का मतलब है कि उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो बैंड है ना वो लिमिटेड है। तो ये ऐसा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो बैंड लिमिटेड है, -2b से शुरू हुआ और 2πb। इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है सिग्नल के अंदर, एफ मैक्स कितना है इस वक्त, ये है b के बराबर। देखा ना आपने, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है b। तो आप कितनी सैंपलिंग करना चाहेंगे, अगर आप सैंपलिंग थ्योरम के लिए जाएंगे तो आपकी सैंपलिंग होनी चाहिए 2 टाइम्स b। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं कि क्यों हम इस रिलेशनशिप को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, क्यों हम सैंपलिंग के अंदर इसकी केयर कर रहे हैं। तो अब जरा आप आराम से इसको देख सकते हो। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखें कि सैंपलिंग प्रोसेस है क्या। आप एक सिग्नल लेते हो XFT और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो एक इम्पल्स ट्रेन के साथ। ये देखें ना, डेल्टा, ठीक है, ये TS, ये देखें सब TS है, इनटू T। ये क्या है, एक ट्रेन है, ये इम्पल्स की एक ट्रेन है, ये ट्रेन है पूरी की पूरी, ये बनी हुई है, ये नजर आ रही है आपको, ये ट्रेन है, ये देखिए। और ये हर TS के बाद ये इम्पल्स दोबारा रिपीट हुई है, फिर ये वाली इम्पल्स, ये देखें ना, हर TS के बाद रिपीट हो रही है। ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ये पूरी की पूरी ट्रेन बन गई है। एक इम्पल्स है जो हर TS के बाद रिपीट हो रही है, इसको लिखा इस तरह जाता है डेल्टा, ये, और इसमें ये TS जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पीरियड कितना है इसका, ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड है। और ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है, ये देखें डेल्टा। लेकिन अगर मैं सिर्फ डेल्टा T लिखूंगा तो ये ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो ये ट्रेन है, ये पूरी की पूरी ट्रेन है। ये देख रहे हैं आप, एवरीबॉडी क्लियर? नोटेशन में फर्क देखा है आपने? डेल्टा T एक सिंगल इम्पल्स है, ये सिंगल इम्पल्स पड़ी हुई है। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो यही है, ये 0 पे पड़ी हुई है ये। लेकिन अगर मैं इधर इसके साथ डेल्टा TS लगा दूं तो ये पूरी की पूरी ट्रेन पैदा हो जाएगी। ये देखें ट्रेन, ये पूरी की पूरी ट्रेन है। समझ आ रही है आपको? एवरीबॉडी क्लियर? हेलो जैसे लेकिन TS से मल्टीप्लाई करने से वो जो आपने कहा उसको कैसे पता चला? जी दोबारा कहें, मुझे आवाज नहीं आई। जी सर NTS जो है ना उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, उसके बारे में नहीं अभी हम NTS, ट्रेन एक बनी है, अभी हम NTS पे नहीं जा रहे, अभी हम NTS पे नहीं जा रहे। अभी आप NTS को बिल्कुल जहन में मत लाओ, ठीक है? आप सिर्फ ये सोचो कि आपने XT को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ट्रेन है जिसमें इम्पल्सेस पड़ी हुई हैं, और वो ट्रेन पीरियोडिक है क्योंकि उसमें इम्पल्स बार बार रिपीट हो रही है, एक इम्पल्स नहीं पड़ी हुई, पूरी की पूरी ट्रेन है, वो पीरियोडिक है क्योंकि वो इम्पल्स TS के बाद फिर रिपीट हो रही है, फिर एक और TS के बाद फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है। आपको बात समझ आ रही है? इस प्रोसेस को देखो, ये प्रोसेस, ये मैं इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ, ये देखो, ये प्रोसेस है। आपने सिग्नल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस इम्पल्स ट्रेन के साथ। आप सिर्फ इसको देखो, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि XT XNTS हो गया, नहीं, उधर तो जा ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल भूल जाओ। XT को जैसे मैंने इस इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हुआ क्या कि ये इम्पल्स जो थी ये छोटी बड़ी हो गई हैं। ये देख रहे हो, इन्होंने उस पर्टिकुलर सिग्नल के इन्वेलप जो उसमें आया हुआ था उसको फॉलो कर लिया है, इनका एरिया चेंज हो गया है। देख रहे हो, हालांकि नजर में आपको हाइट नजर आ रही है लेकिन एक्चुअली हाइट नहीं होती क्योंकि इम्पल्स का एरिया होता है, हाइट इसकी इनफाइनाइट होती है। तो इन इम्पल्सेस का जो एरिया है ना सबका चेंज हो गया है, जो कि उसने शो किया है बाय
हाइट के जरिए। देख रहे हो आप? यस सर, एवरीबॉडी विद मी? यस सर, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सिग्नल क्या बन गया है, ये सिग्नल इस इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये सैंपल्ड हो गया है। ये देखो, ये सैंपल्ड हो गया है, सैम्पलिंग हो गई है। इसका मतलब मैंने जो आपको बताया था कि एक्स ऑफ टी बन जाता है पहले एक्स ऑफ एन टी एस, करली ब्रैकेट्स रहती हैं और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स गायब हो जाती हैं और हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एन लगा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली उसने मैथमेटिकली आपको दिखा दिया कि क्या हो रहा है कि आपने सिग्नल लिया, उसको एक इंपल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्स एन क्रिएट हो गया। ये जो है ये बेसिकली आपके पास एक्स एन क्रिएट हो गया। अगर मैं सिर्फ इम्पल्सेस को देखूं तो ये इम्पल्सेस जो हैं अब क्या बन गई हैं, ये मेरे पास अब ये इम्पल्स हट जाएगी और इसकी जगह पे एक वो जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं लॉलीपॉप आ जाएगी। ये देख, ये डॉटेड, ये अब वो स्ट्रेट लाइन हट जाएगी, ये एरो हट जाएगा। ये कौन सी वाली इम्पल्स बन जाएगी? ये डिस्क्रीट वाली इम्पल्स, मतलब डेल्टा टी में और डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट एन में फर्क है। ये डिस्क्रीट वाली इम्पल्स है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टाइम वाली जो इम्पल्स होती है इसका सिर्फ एरिया होता है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये डिस्क्रीट वाला इम्पल्स क्रिएट हो जाएगी। ये सारे ये एरो हट जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये एरो हट गए, ये एरो हट गए। अब आप जरा इसी इसी पिक्चर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं क्या होता है। अब देखें आपके पास सिग्नल क्या था, ये टाइम में था और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये देख रहे हैं, ये इम्पल्स ट्रेन टाइम में थी और ये है इम्पल्स ट्रेन फ्रीक्वेंसी में। ये देखा आपने, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पड़ी हुई है। ये अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन होती है। ये प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं टाइम में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वॉल्व होती हैं। तो जब ये पर्टिकुलर चीज कन्वॉल्व होगी तो होगा क्या, इसकी कापियां पैदा हो जाएंगी। ये देखें, कापियां पैदा हो गई हैं, ये काफी सारी कापियां पैदा हो गई हैं। अब अगर आप इन कापियों को बड़े गौर से देखें तो ये कापियां कहां से कहां तक होंगी, ये कापी स्टार्ट करेगी -2πb से लेकर +2πb तक, बिल्कुल मिडल वाली कापी देखें पहली। और ये जो ओमेगा एस के ऊपर, इस ओमेगा एस के ऊपर भी तो कापी ठहरेगी ना, इस ओमेगा एस के ऊपर, तो इसके ऊपर जो कापी ठहरेगी वो क्या होगी, उस वाली ये जगह जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा एस -2πb। ये देख रहे हैं आप, ये मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ये जो कोना है, ये कोना, और इसका ये वाला कोना क्या है, ये 2πb है। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों कापियां आपस में मिक्स ना हो, तो मिक्स इनके दरमियान गैप रहे। तो सबसे बड़ी हद ये है कि अगर ओमेगा एस -2πb बड़ा हो या इक्वल हो किसके, 2πb के, तो फिर हमारी बचत है, ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ये क्या है, नो ओवरलैप, इन दोनों कापियों में ओवरलैप नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, इसका एज देखें और इसका एज देखें, ये सेपरेटेड है आपस में। कैन यू सी दिस? यस सर, तो ये वजह है। आपको ये समझ आया, ये जो मैंने रिलेशनशिप अभी ये बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, ये देखिए, यस सर, आगे समझिए। -2πb ग्रेटर देन, अब ये 2πb को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 4πb, और ओमेगा एस किस चीज के बराबर होता है, 2πfs। तो अगर मैं इस पे डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, है मेरे पास आ जाएगा ना, fs has to be greater than 2b, है ना, ये रिलेशनशिप पैदा हो गया ना। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों आया ये यस, ये इसलिए आया कि अगर आप इस सैम्पलिंग प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो तो वहां कापियों का खतरा है, वो आपस में इकट्ठे होने का खतरा है उनका। ये खतरा आपको टाइम डोमेन की पिक्चर में नजर नहीं आएगा, लेकिन टाइम डोमेन में आपको ये नजर आ जाएगा कि चीज करप्ट हो गई है। तो उसकी रीजन ढूंढने के लिए करप्ट क्यों हुई है, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें तो आपको नजर आएगा, हाँ वहां तो कापियां आपस में मिलने का खतरा है। तो अगर आप वहां पे कापियों को न मिलने दें तो आपका टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो करप्ट नहीं होगा। अब बात समझ आ रही है आपको?
एवरीबॉडी? यस सर, अब आपको यस सर, आगे समझ। जी, आपको ये लॉजिक समझ आ गई है ना कि सैम्पलिंग थ्योरम क्यों जरूरी है? कि यस सर, उसमें ये है कि वो कॉपियां फिर आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर कॉपी अलग अलग पड़ी होगी। आप देखें ना, इसमें काफी सारी कॉपियां पैदा हो गई हैं। ये एक कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है, ये तीसरी है, सेम सिग्नल की। ये देखें ना, इसी सिग्नल की कॉपियां पैदा हो गई हैं बहुत सारी। ये एक कॉपी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये देखें ना, ये सारी कॉपियां पड़ी हुई। तो इन कॉपियों का अलग अलग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार मिक्स हो गए तो फिर करप्शन हो जाएगी। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जी फरमाएं। जी हेलो। ये वाला वो हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मर, ये उसी तरह का ही है ना? मुझे नहीं समझ आया। जी तो फोरियर ट्रांसफॉर्मर में भी हमने पढ़ा था कि दो जो है तो वो पल्सेस से जो हमने रिएक्ट बनना है वो वाला मिक्स नहीं होना चाहिए, उसी तरह हाँ वो भी करप्ट हो जाता है। इधर भी हाँ वही हाँ चीज। हाँ हाँ, जी वही चीज, वो तो वही चीज थी ना, वो सैम्पलिंग के लिए था। तो मैं ये आपको यहाँ इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है कि एफ एस जो है वो 2f मैक्स से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा रखेंगे तो देखें ना, आप अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखें तो ये रिकंस्ट्रक्शन की रीजन बता रहा है कि फिर आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी चाहिए ना आपको दोबारा से, तो आप एक लो पास फिल्टर लगाओगे। ये लो पास फिल्टर बिल्कुल सेंटर वाली कॉपी उठा लेगा, बाकी कॉपियां जो है सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाएंगी, तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकेगी। आपको समझ आ रही है कि ये जो हम सैम्पलिंग थ्योरम को ओबे करते हैं, ये सिर्फ इस दिन के लिए करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। आपको समझ आया? This is only possible if the shaded parts do not overlap. ये है वो रीजन, ये है वो रीजन सैम्पलिंग थ्योरम की। क्यों इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग थ्योरम को ओबे करना? क्योंकि अगर आप उसको वायलेट करोगे तो फिर आप ये काम नहीं हो सकेगा। ये वाला फिल्टर जो है, इसके अंदर ये वाली दूसरी कॉपी भी आ जाएगी, इस साइड से भी कॉपी आ जाएगी, तो ये वाला रीजन करप्ट हो जाएगा। ये देखें, ये करप्शन हो जाएगी। आपका सिग्नल वो पैदा नहीं होगा जो सिग्नल आपने एक्चुअली इनपुट पे देखा था। तो सैम्पलिंग थ्योरम आपको सैम्पलिंग करते वक्त कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप उसको रिकंस्ट्रक्शन करने लगोगे तो वो आपसे बहुत कुछ डिमांड करेगा। तो उस डिमांड को देखते हुए आपको चाहिए कि आप सैम्पलिंग उस पर्टिकुलर एफएस से करवाएं जो एफएस जो है सैम्पलिंग थ्योरम को ओबे कर रहा हो। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? हेलो। Yes, sir. जी, सोए हुए हो सारे लोग? बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी लो एम्पलीट्यूड वॉइस आ रही है। जी नो सर, अच्छा, चल आगे चले। जी आगे चले। जी सर। Yes, sir. यस सर। कहाँ गया ये फिदा जो बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन करता है? सो गया या इसी? कुछ जी बच्चे तो उनका कुछ का कनेक्शन लूज हो गया था, आपने दोबारा ऐड नहीं किया हमें। हैं? मैं तो बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मुझे मैसेज आया जाने पर। कहाँ? तो मैं उनको कैसे ऐड जैनब करूँ? ने कहा था कि नहीं, मैं उनको एडमिट नहीं करना। मैं कैसे ऐड करूँ? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं डिसेबल कर देता हूँ वेटिंग रूम को, उन्हें कहूँ आप ऑटोमेटिकली आप आ सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके जी, मैंने डिसेबल कर दिया वेटिंग रूम। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट दिस स्लाइड। अब ये जो आपने पढ़ा था वो तो आपने एक ग्राफिकल प्रूफ पढ़ लिया ना। अब इसका जरा हम दूसरा प्रूफ पढ़ते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है? कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या जरूरत है। अब आपने देखा ना सैंपल वर्जन क्या है। सैंपल वर्जन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देख रहे हैं आप, ये एक्स एफ टी डेल्टा टी एस टी। ये देखा आपने क्या हुआ? आपने एक्स एफ टी लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कन्वॉल्व कर रहे हैं।
सैम्पलिंग में हम टाइम के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई हुआ, किससे मल्टीप्लाई हुआ? डेल्टा ये इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो इम्पल्स ट्रेन क्या है आपके पास? अगर आप देखें तो इम्पल्स ट्रेन जो है वो हमारे पास एक्चुअली समेशन है किस चीज की? काफी सारी इम्पल्सेस हैं, ये देख रहे हैं, टी माइनस क्लास हो रही है ये देख, ना कर रही है, क्लास हो रही है। ये इम्पल्स ट्रेन है, ये इम्पल्स ट्रेन है, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, ये डेल्टा टी एस को ऐसे लिखा जाता है ये। अब चूंकि इसके साथ एक्स टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए एक्स टी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ इसके, जब डेल्टा के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है कि उसका ये टी रिप्लेस हो जाता है इसके आर्गुमेंट के साथ, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन टी एस, ये देखिए, और साथ आ जाएगा डेल्टा टी माइनस एन टी एस, ये देखें, और समेशन यहाँ आ जाएगी। ये देखा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ? आपको पता है ना डेल्टा की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करूं डेल्टा के साथ, लेट्स से डेल्टा टी माइनस 3 के साथ, तो क्या करेगा ये मुझे दे देगा एक्स ऑफ 3 और साथ क्या आ जाएगी? डेल्टा टी माइनस 3। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, जिसे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो याद है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के, डेल्टा जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी एक वैल्यू को शिफ्ट करे, एक ही को फिल्टर करके नीचे ले आता है, ठीक है? तो चूंकि यहाँ पे पूरी ट्रेन है तो ट्रेन जहां जहां पड़ी हुई है वहां वहां एक्स जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, ये देख रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब आप इसको देखें, वी कैन एक्सप्रेस द इम्पल्स ट्रेन एज फोरियर सीरीज। क्यों? क्योंकि इम्पल्स ट्रेन क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है और हर पीरियोडिक सिग्नल की एक फोरियर सीरीज बन सकती है। तो अगर आप उसकी फोरियर सीरीज को देखें तो वो इस चीज के बराबर है, ये देखें आपके पास ये आ गई 1 + 2 कोसाइन ओमेगा एस टी प्लस 2 टाइम्स कोसाइन 2 ओमेगा एस टी, और ये देखें ना, ये इसकी फोरियर सीरीज है और ये बीच में इक्वल का निशान है, मतलब है कि ये इस चीज के बराबर है। अब ये सारी की सारी चीज मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? एक्स टी के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह क्या आ जाएगा? एक्स टी। 2 के साथ क्या आ जाएगा? एक्स टी। ये देखें 2 के साथ क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हर टर्म के साथ एक्स टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए। अब वो कहते हैं कि अगर आप इस सारी चीज को ये जो है इसको अगर हम ले जाएं फोरियर डोमेन में तो क्या होगा? अब जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं फोरियर डोमेन में क्या होता है? कन्वॉल्व होती हैं। तो ये पहली टर्म जो है ये आपकी बन जाएगी एक्स ओमेगा। ये दूसरी टर्म जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स टी और कोसाइन की मल्टीप्लिकेशन है आपस में। तो ये एक्स टी का बन जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? कन्वॉल्व। कन्वॉल्व। और कोसाइन की जगह क्या आ जाएगा? आपको पता है कोसाइन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो दो डेल्टा आ जाती हैं, याद है आपको ना? डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस, और एक और डेल्टा होती है डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा। तो जब ये कन्वॉल्व होती हैं तो क्या होता है आपको पता है ना कि डेल्टा जब कन्वॉल्व होती हैं तो बड़ा अजीब गरीब काम होता है। फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ ओमेगा अगर मैं कन्वॉल्व करूंगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस के साथ तो क्या करेगी? ये पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये जवाब आ गया। इसको इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये मॉड्यूलेशन या इसे हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्या है? कन्वोल्यूशन। और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन को और डेल्टा की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ और होती है और कन्वोल्यूशन कुछ और होती है। ये देखे ना, ये मैंने आपको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बताई है यार, ये कंफ्यूज नहीं करना। ये कन्वॉल्व हो रहे हैं, कन्वॉल्व होने में ये कुछ हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई विद डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो क्या होता? ये एक्स का ओमेगा ऐसा आ जाता और साथ क्या हो जाता? ये देखें कितना बड़ा फर्क पड़ा है। अब इसको देखें और इसको देखें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, दिस एंड दिस, just compare them and you will see the difference. आप सबको समझ आया कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी डेल्टा की क्या है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है डेल्टा की? एवरीबॉडी
सारे लोग हो मेरे साथ? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप समझ में आना। एक्सक्यूज सर। एनिमेशन पे थोड़ी जी जी कंफ्यूजन है। जी जी, अच्छा ये एक्सप्लेन कर दें दोबारा डिफरेंस जरा। ये देखें ना, ये यहाँ पे कन्वोल्यूशन हुई है, एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस। तो ये एक्स जो है वो शिफ्ट हो गया है और वहां चला गया जहाँ डेल्टा पड़ी हुई है। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन होती है, अगर मैं एक्स ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस के, तो क्या करेगा, डेल्टा अपनी आइडेंटिफिकेशन बरकरार रखेगा। ये देखें ना, जवाब में भी डेल्टा आया हुआ है। सिर्फ उस डेल्टा का की जो बेसिकली आपके पास एरिया है वो चेंज हो गया। उसने एक्स में से सिर्फ एक सैंपल उठा लिया है, एक्स ऑफ ओमेगा एस, बस। अब आपको समझ आया, ये दोनों दोनों का फर्क समझ में आया? कन्वोल्यूशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये फर्क है। यस सर समझ आ गया। ठीक है। अब अगर आप एक्स ऑफ टी को कोसाइन ओमेगा एस टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फोरियर डोमेन में क्या हो जाएगा कि उसकी दो कापियां हो जाएंगी उस एक्स की। इस एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसकी दो कापियां हो जाएंगी, एक ओमेगा माइनस ओमेगा एस पे आ जाएगा, एक ओमेगा प्लस ओमेगा एस पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस सारे सिग्नल में, इसमें कोसाइन है, इसमें कोसाइन 2 ओमेगा एस है, इसमें मैं देखूं, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी क्या हो रही हैं, ये देखें कापियां पैदा हो रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कापियां पैदा हुई हैं। ये मैं एन को चेंज करता जाऊं तो कापियां पैदा हुई हैं। वो जो आपको कापियां नजर नहीं आ रही थी ओमेगा के अंदर, एक ये कापी, एक ये कापी, एक ये कापी, ये डिफरेंट कापियां पैदा हो रही हैं आपके पास। ठीक है। तो ये बेसिकली कापियां जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये देखो एक्स, ये कापियां पैदा होगी, ये इस समेशन की वजह से कापियां पैदा होंगी, इस समेशन की वजह से कापियां पैदा हो रही हैं। ये देखें, ये क्योंकि एन वेरी कर रहा है, शुरू में एन 0 है, ये पहली कापी है, ये है एक्स ऑफ ओमेगा वाली कापी। ये जो है ये एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस वाली कापी है। ये देखें, ये जो है ये है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस वाली कापी। ये देखें, तो ये कापियां हैं बहुत सारी। और ये जो है ये है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस वाली कापी। तो ये इस किस्म की बहुत सी कापियां पैदा हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो आपको कापियां नजर आई थी, मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर लिया वो कापियां नजर आएंगी। सिर्फ होगा ये कि उन कापियों की जो हाइट है ना, वो 1 से चेंज होकर अब क्या बन जाएगी, इनकी हाइट 1/TS हो जाएगी, बस। ये देखें, ये इनकी हाइट कम हो गई है, लेकिन है ये कापियां, इनकी हाइट स्केल हो गई है। बात समझ आ रही है आपको सबको कि ये कापियां कैसे पैदा हुई? एवरीबॉडी, आप यस सब लोग सर। समझ आ गया ना कि कापियां कैसे पैदा हुई हैं? क्योंकि वो इम्पल्स ट्रेन को जब हमने कोसाइन में कन्वर्ट कर लिया फोरियर सीरीज के जरिए, और फिर हमने उस फोरियर सीरीज का जब हमने उसको कन्वॉल्व किया तो फिर कापियां पैदा हो गई। ठीक है। तो ये सारी इस किस्म की कापियां पैदा हुई। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं क्लास ही जाऊँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी जी जी, थैंक यू जी। तो व्हाट हैपन्स इफ वी सैंपल टू स्लोली? अगर आप सैंपलिंग रेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? एवरीबॉडी, आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? अब एक सिग्नल ले लें, वो क्या है, बैंड लिमिटेड टू 5 हर्ट्ज। ये देख रहे हैं, एक सिग्नल लें और वो 5 हर्ट्ज तक बैंड लिमिटेड है। तो ये है वो सिग्नल, ये देख रहे हैं, ये 10 पाई का मतलब है 255, तो इसका मतलब 5 फ्रीक्वेंसी है इसकी। ये देखे ना, ये यहाँ से शुरू हुआ 5 से और -5, ये देखो ना फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे 5 और -5 है। ये बैंड लिमिटेड है। ये कोई सिग्नल है, उसका नाम है XT सिंक स्क्वायर्ड 5 पाई टी। इसका जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये बन गया, ये देख रहे 0.2, और ये है ट्रायंगुलर ओमेगा बाई 20 पाई। ये जो डिनोमिनेटर में 20 पाई है, ये शो कर रहा है कि
आपने -10 पाई से स्टार्ट लेना है और +10 पाई तक जा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी रेंज दिखा रहा है आपको, ये रेंज बता रहा है आपको, देखिए ना 20 पाई, ये रेंज है इसकी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम डोमेन सिग्नल है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन पिक्चर है। ये देखें, ये एक ही चीज है, इक्विवेलेंट है। ये देखें, ये निशान दिया हुआ है, दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही चीज के दो रूप हैं। टाइम में देखो, फ्रीक्वेंसी में देखो उसको, टाइम में देखो उसको, फ्रीक्वेंसी में देखो। अच्छा, अब अगर हम इस पर्टिकुलर सिग्नल को 10 हर्ट्ज पे सैंपल करें, एफएस क्या हो, 10 हर्ट्ज हो, आपको पता है ना 10 हर्ट्ज किसके बराबर है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो हम बेयरली हम फॉलो कर रहे हैं, बेयरली, क्योंकि हम बिल्कुल मिनिमम पे आए हुए हैं। एफएस बराबर हो गई है 2f मैक्स के, ये देखें ना, ये बराबर हो गई है 2f मैक्स के। fs is equal to 2 times f max। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 2 टाइम्स f max हो गई है, मतलब वो बेयरली फॉलो कर रही है, बेयरली, मतलब ये मिनिमम है ना, हमें तो fs ज्यादा चाहिए इससे, लेकिन ये देखते हैं कि अगर ये हो तो क्या होगा। तो अगर आप देखें इसकी, तो कापियां पैदा होंगी और ये कापियां टच कर रही हैं दूसरे को, ये देखें, ये कापियां टच कर रही हैं, यहाँ अगली कापी वहीं से शुरू हो गई है जहां पहली कापी खत्म हुई, ये देखें कापियां टच कर रही हैं। अब इस किस्म की कापियों में अगर मैंने रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं एक लो पास फिल्टर लगाऊंगा ताकि ये मिडिल वाली कापी उठा सकूं, लेकिन ये लो पास फिल्टर मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ये मुझे परफेक्ट लो पास फिल्टर चाहिए, ऐसा लो पास फिल्टर जिसकी शार्प एजेस हो। और आपको पता है शार्प एजेस वाला लो पास फिल्टर नहीं होता, आमतौर पर लो पास फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता रोल ऑफ करता है, आहिस्ता आहिस्ता साइडों पे जाता है। आपको समझ आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, ऐसे ऐसे से करके जाता है। शार्प कट ऑफ वाला इस तरह का पैदा करना लो पास फिल्टर बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें इक्वल टू 2f मैक्स नहीं होना चाहिए, fs को बहुत बड़ा होना चाहिए 2f मैक्स से, ताकि हमें लो पास फिल्टर लगाने में आसानी हो जाए, क्योंकि लो पास फिल्टर के जरिए ही हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, हम दोबारा उसको क्या कर रहे होते हैं, दोबारा उसको कंटिन्यूअस टाइम में लेके आ रहे होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको कॉपीज आपस में दूर दूर होनी चाहिए ताकि हमारे फिल्टर के पास टाइम हो कि वो रोल ऑफ हो जाए, वो थोड़ा टेपर होके आए नीचे। एनीबॉडी क्लियर जी, हेलो, यस यस तक, उसके बाद बैटरी खत्म हो गई है। आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, वो आज खाना वगैरह नहीं खाया। फिदा उल्ला खान सो रहे हैं, जाग रहे हैं? नहीं मोहम्मद हो जी, रियाज साहब, अमीर हमजा साहब, ईशा, ये सारे म्यूट करके और सो गए हैं। कानू जी सर। सुन रहे समझ आ गई, समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लेक्चर समझ में जी आए, सर आ रही है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन है, इसी में से 2 क्वेश्चन है, इसी टॉपिक में से, आज के टॉपिक में से। तो मैं फाइनल एग्जाम लीक कर रहा हूं आपके लिए, हाँ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आज जो सो गया वो बहुत फिर शुक्रिया सर। एग्जाम में सो गया। हाँ जी, तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे चलें। तो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जी, अब आप ये बताएं कि आपने 20 हर्ट्ज पे किया तो आप बेयरली रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। अब आप देखें ना, आपको इतना बड़ा गैप चाहिए, ये देखें एक कॉपी है और दूसरी कॉपी है, ये इनके दरमियान कितना बड़ा गैप है, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा गैप आप यूज कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल फिल्टर क्या होता है, वो शार्प नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगा, देखें ये, तो इतनी आप उसको जगह दे रहे हो, ये देखें, ये क्या है, प्रैक्टिकल फिल्टर है। तो प्रैक्टिकल फिल्टर के लिए आपको गैप चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप 20 हर्ट्ज से बहुत ऊपर जाके
आप सैंपल करो, ठीक है। अब अगर आपने सैंपलिंग 5 हर्ट्ज पे कर दी गलती से, ठीक है, अब 5 हर्ट्ज का सिग्नल है और आपने उसको सैंपल भी 5 हर्ट्ज पे कर दिया, तो क्या होगा? अब आप गौर से देखें, सारी की सारी कापियां मिक्स हो गई हैं। ये देखें, ये पहली कॉपी है, इसके साथ वो दूसरी कॉपी आ चुकी है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये देखें सारा मिक्स हो चुका है। अगली कॉपी बिल्कुल उसमें ओवरलैप हो गई है, ये देखिए। तो उससे क्या होगा? उससे एलाइजिंग पैदा हो, एलाइजिंग। अब एलाइजिंग क्या है? अब मैं आपको इसका कंसेप्ट देता हूँ। एलाइजिंग क्या होता है? एलाइजिंग ये होता है कि एक ही शख्स के दो नाम आ जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? एक ही शख्स के दो नाम आ जाते हैं। एवरीबॉडी विद मी? हेलो हेलो। यस सर। एलाइजिंग, एलाइजिंग का कंसेप्ट दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना। एलाइजिंग का मतलब ये है कि एक ही सिग्नल के दो नाम हो गए हैं कंटिन्यूअस टाइम में। फॉर एग्जांपल, आप एक्स ऑफ टी से स्टार्ट हुए थे, आप एक्स ऑफ एन में चले गए और फिर आपने एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ टी में लेके गए, तो एक्स ऑफ टी नहीं बना, वो कोई और सिग्नल बन गया, एक्स वन ऑफ टी बन गया। क्यों? क्योंकि आपने सैम्पलिंग थ्योरम को वायलेट कर दिया। अच्छा, अब मैं उसकी वायलेशन को आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 5 हर्ट्ज का सिग्नल था, 5 हर्ट्ज का सिग्नल था कंटिन्यूअस टाइम में, ये सीटी की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस टाइम, आप उसको ले गए एक्सएन में और आप ले जाते वक्त आपने 5 हर्ट्ज का ही एफएस इस्तेमाल किया, तो होगा क्या कि जब आप एक्स एन से दोबारा एक्स टी में आएंगे तो क्या होगा? ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 माइनस 5 क्या बनेगा आपके पास? आपके पास डीसी 0 हर्ट्ज वाला सिग्नल आ जाएगा। आपने कौन सा सिग्नल भेजा था? 5 हर्ट्ज वाला। कंटिन्यूअस टाइम में 5 हर्ट्ज था, उसको आप प्रोसेस करना चाह रहे थे, लेकिन आपने गलती से सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रख ली, वो भी 5 हर्ट्ज रखी, हालांकि आपको डबल रखनी चाहिए थी ना, आपने नहीं रखी डबल, तो 5 हर्ट्ज रख ली। तो क्या हुआ? उसका असर क्या पड़ा कि जो एक्सन क्रिएट हुआ, वो एक्सन जो है वो 0 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया, वो 0 हर्ट्ज में चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। आपके पास 5 हर्ट्ज था, आपने उसको सैंपल किया विद 3 हर्ट्ज, तो क्या बनेगा? आपके पास फाइनल सिग्नल आएगा 2 हर्ट्ज का। तो 2 हर्ट्ज क्या है? एलियस है फॉर 5 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज का कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आ जाएगा जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 5 हर्ट्ज वाले कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को, 5 हर्ट्ज वाले को। तो क्या है ये 2 हर्ट्ज वाला सिग्नल क्या है? एलियस है। तो जब भी आप सैंपलिंग थ्योरम को से कम पे सैंपलिंग करेंगे, मतलब वायलेट करेंगे उसको, तो क्या क्रिएट होगा? एलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। एवरीबॉडी विद मी? अच्छा Yes. जी, 1 hertz and 6 hertz sine wave are indistinguishable after sampling। क्यों ये कह रहा है ये बात? 1 hertz and 6 hertz, ये दोनों के दोनों क्या बन गए हैं? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, लेकिन एक दूसरे का एलियस है। वो इसलिए कि दोनों को दोनों, अगर आप 1 हर्ट्ज को सैंपल करें 5 हर्ट्ज के ऊपर और 6 हर्ट्ज को सैंपल करें 5 हर्ट्ज के ऊपर, तो आप गौर से देखेंगे कि दोनों से जो आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आखिर में क्रिएट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है कि 6 हर्ट्ज का जो सिग्नल है, 6 हर्ट्ज का जो सिग्नल है वो फोल्डेड हो गया है। ये देखें, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये बड़े इंपॉर्टेंट है सोचने की। ये देखिए, 6 hertz sine wave is folded to 1 hertz after being sampled at 5 hertz। ये 6 hertz का साइन वेव फोल्ड होके 1 hertz बन गया है आफ्टर बीइंग सैंपल्ड एट 5 hertz। 5 hertz पे सैंपल होने के बाद 6 hertz ऐसे नजर आ रहा है जैसे 1 hertz हो। अब आप इसको गौर से देख भी सकते हैं यहाँ ग्राफ के अंदर, ये देखो, इससे 1 हर्ट्ज भी गुजर रहा है, ये 1 हर्ट्ज है,
और 6 हर्ट्ज भी गुजर रहा है, ये 6 हर्ट्ज है, ये देखें ज्यादा वाला, ये भी उसी से गुजर रहा है, ये देखें, ये भी उससे गुजर रहा है। इसका मतलब है कि आपने करप्शन कर ली, क्योंकि आपने उसको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से कम रेट के ऊपर सैंपल कर लिया, तो 6 हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज दोनों को दोनों सेम हो गए, दोनों के दोनों पैदा हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एफएस यू आर चूजिंग। अच्छा, आप लोग जाग रहे हैं? एवरीबॉडी? हेलो जी। यस सर। अच्छा, अब ये एग्जांपल है, ये इसी किसी की एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकती है। फाइंड कंडीशन फॉर टीएस। टीएस क्या है आपका? टीएस आपका सैंपलिंग इंटरवल है। कितना सैंपलिंग इंटरवल टू करेक्टली सैंपल? व्हेन वी से करेक्टली सैंपल का मतलब है we don't want to violate सैंपलिंग थ्योरम। अब अगर हमने सैंपलिंग थ्योरम को वायलेट नहीं करना, तो हमारी सबसे पहली अटेम्प्ट ये होगी कि ये जो हमारा सिग्नल दिया हुआ है जिसको हमने सैंपल करना है, हम उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 पाई एफ। एफ यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 5 क्या? नहीं, 5 नहीं है, 2.5 हाँ 5 के ऊपर मैं 2 को डिवाइड करूंगा ना, तो 2.5 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 2.5, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे है 0.5। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर सिग्नल में, ये तीनों ऐड हो रहे हैं ना, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ एम। मैक्स कितना है? एफ मैक्स। एफ मैक्स आ गया आपके पास 2.5। ये देखें, ये एफ मैक्स पड़ा हुआ है। जब हमने एफ मैक्स ढूंढ लिया, अब हम सैंपलिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसके डबल के रेट के ऊपर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5। तो 5 सैंपल्स पर सेकेंड हमने लेने हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये, तो एफ एस क्या हो गया? एफ एस शुड बी लार्जर देन और इक्वल टू 5। तो अगर मैंने टी एस लेना है तो मैं उल्टा करूंगा, तो जब मैं इसको 1/ts करूंगा है, तो ये साइन क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/5। आपको बात समझ आ रही है? ये मैंने ठीक किया या गलत किया है? हाँ, मैंने गलत किया है। ये देखें, ये देखें, एफ एस 5 से बड़ा होना चाहिए। 1/fs करोगे, वो ये आ गया, ये देखें। अब ये 1/fs है, सॉरी। तो ये 1/fs जो है, ये किसके बराबर है? ts। तो ts हैज टू बी लेस देन 1/5। 1/5 ऑफ ए सेकंड से कम होना चाहिए। 1/5 ऑफ ए सेकंड से सैंपलिंग इंटरवल को कम होना चाहिए, ताकि आप सैंपलिंग थ्योरम को वायलेट ना करें। आपको समझ आ रही है बात? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? एवरीबॉडी ओके? लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि एलाइजिंग होती है, तो एलाइजिंग होने के लिए जरूरी है कि हम जब भी कोई सिग्नल सैंपलिंग के प्रोसेस पे भेजें, हम चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर सिग्नल को बैंड लिमिटेड कर लें। आमतौर पे हमारे सिग्नल बैंड लिमिटेड नहीं होते रियल लाइफ में, ठीक है? तो बैंड लिमिट करने क्या करते हैं, हम उनको पहले फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने में क्या होता है कि एक खास बैंड से बाहर की जो चीज होती है उसको हम काट देते हैं, तो हम उसको लो पास फिल्टर कर लेते हैं, ताकि वो बैंड लिमिटेड हो जाए। क्योंकि अगर वो बैंड लिमिटेड हो गया तो फिर हमें एफ मैक्सिमम पता चल जाएगी, और अगर एफ मैक्सिमम पता चल जाएगी तो हम उसकी सैंपलिंग कर सकेंगे 2 टाइम्स एफ मैक्स के साथ। एवरीबॉडी आपको क्लियर हुआ? मास्टर ब्रेक दे दें। जी जी, ठीक है। आप 15 मिनट्स नमाज की ब्रेक ले लें, और उसके बाद हम उसको जो है ये जी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है?
तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास ये एक इम्पल्स ट्रेन है जो ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये सैंपल्स हैं इस वक्त। किसके सैंपल हैं? एक्स टी के सैंपल्स पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कन्वॉल्व करेंगे एक लो पास फिल्टर के साथ, ताकि हम ओरिजिनल सिग्नल वापस आ सके। आप देखें इसमें दो बॉक्सेस हैं। ए बॉक्स में ये हुआ ए टू डी हुआ, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, फिर आप क्या करने लगे हैं? डी टू ए कर रहे हैं। ये देखें, मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, इसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। अब वापस जा रहे हैं प्रोसेस करने के बाद, उस प्रोसेस शुदा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को वापस ले जा रहे हैं। तो ये देखें ना, ये है वो सिग्नल प्रोसेस शुदा, ये प्रोसेस शुदा सिग्नल है। इसको हम कन्वॉल्व करेंगे इम्पल्स के साथ, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ लो पास फिल्टर। तो इम्पल्स रिस्पांस ऑफ लो पास फिल्टर जो है ना, उसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा। ये देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ओमेगा में देखूं तो ये ऐसी होगी। आपको पता है लो पास फिल्टर ऐसा होता है ओमेगा में देखें तो। और ये 2 ओमेगा एस बाई 2, इसका मतलब है कि ये माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर प्लस ओमेगा एस बाई 2 तक फैला हुआ। ये ओमेगा की बात कर रहा हूँ। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है टी एस के बराबर। ये मैंने आपको ड्रा कर दिया, ये रेक्टेंगल है ये, जिसकी जिसकी स्केलिंग है टी एस। तो ये है हमारे पास लो पास फिल्टर। ये लो पास फिल्टर होते हैं ना इस तरह। तो अब इसके साथ हम कन्वॉल्व करेंगे। अब इसका तो हमने फोरियर एच आर का देख लिया, ये आ गया। अब एक्स डेल्टा टी का अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास ये सिंक फंक्शन बनती है। ये देखें, अगर मैं गौर से देखूं ना इसको, एक्स डेल्टा टी को, ये उसने वजाहत भी कर दिया आपको। ये देखें ना कि ये क्या बना हुआ है। रेक्टेंगुलर अगर आपके पास फोरियर डोमेन में हो तो टाइम डोमेन में वो सिंक होती है। ये देखिए, ये सिंक। तो अब बेसिकली आपके पास क्या चीज आ गई कि आपको ये पता चल गया कि आपका जो एच आर टी है, एच आर टी टाइम डोमेन में, इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये डब्बा होगा, ये रेक्टेंगल होगी, तो टाइम डोमेन में क्या होगा? ये एक सिंक फंक्शन होगा। आपको पता है ना कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये डब्बा बन जाता है, तो टाइम डोमेन में ये देख, ये एक सिंक फंक्शन होगा टाइम में। तो ये टाइम में सिंक बन चुकी है, ये देखिए। लेकिन इसका स्केलिंग ये है टी एस ओमेगा एस बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये टोटल बन गई है, ये वाली सिंक बन गई है। ये देखें, ये वाली सिंक बन गई। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसी थी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करके जब वापस मैं टाइम में लेके आया तो ये सिंक बन चुकी है। अब आप इसका अगला एक्शन देखें। अब चूंकि कन्वोल्यूशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक साइड पे सिंक है। ये देखें, ये एक साइड पे सिंक है। ये क्या है? सिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लो पास फिल्टर को। लो पास फिल्टर को टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के अंदर, टाइम डोमेन के अंदर। और दूसरा क्या है? ये वाला टाइम के अंदर वो प्रोसेस शुदा इम्पल्स ट्रेन है। जैसे ये कन्वोल्यूशन हो रही है बीच में, ये देखो, रिकंस्ट्रक्शन में कन्वोल्यूशन होती है, ये याद रखना। और सैंपलिंग के दौरान मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो जैसे कन्वोल्यूशन होती है तो क्या होगा? आपको पता है ना डेल्टा की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कन्वोल्यूशन के दौरान क्या करता है? ओरिजिनल आपका जो सिग्नल होता है उसको शिफ्ट कर देता है। तो ये देखें, शिफ्ट हो गई है सिंक। सिंक अपनी जगह से हट के, ये देखें, ये टी जो है ये रिप्लेस हो गया है, ये वाला टी बन गया है, ये वाला टी, ये देखें, ये बन गया है आपका टी माइनस एन टी एस। ये शिफ्ट हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ टी रिप्लेस हो गया है इस टी माइनस एन टी एस के साथ। ये देखें ना, ये जो टी है, ये वाला टी रिप्लेस हो गया है इसके साथ। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है डेल्टा की, क्योंकि कन्वोल्यूशन हो रही है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, बाकी सब कुछ सेम है। ये देखें, तो ये समेशन आ गई। इसका मतलब एक सिंक नहीं होगी, सिंक की बहुत सारी कॉपियां होंगी। ये सिंक की बहुत सारी कॉपियां होंगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इसको ग्राफ में देखूं ना, तो ये ऐसा होगा कि एक सिंक सेंटर पे पड़ी हुई है, एक और सिंक है वो साथ पड़ी हुई है, एक और सिंक जो है वो इधर पड़ी हुई है। ये देखें ना, ये
एक और सिंक है जो यहाँ पड़ी हुई है, मतलब थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, कितने फासले के ऊपर, NTS, ठीक है। पहले 0 वाली पड़ी हुई है, दूसरी 1TS के ऊपर पड़ी हुई है, तीसरी दूसरी 2TS के, ये सारी सिंक हैं। अब ये सारे सिंक जब आपस में ऐड होंगे तो क्या कर देंगे, इनसे मिलके एक कंटिन्यूअस सिग्नल बन जाएगा। ये देख रहे हैं जो मैंने बनाया, ये जब ऐड होंगे ना कंटिन्यूअस बन जाएंगे। तो ये सिंक फंक्शन जो है मिलके आपको एक कंटिन्यूअस, ये इनका वेट है, हर सिंक का वेट ये हर सिंक एक जैसी नहीं है, कोई कोई लंबी वाली सिंक है, लेट से एक सिंक जो है वो ऊंची वाली सिंक है, ये देखें ये जा रही है। एक और सिंक है जो जो लोअर है, ये देखें ये हाइट में लोअर है, क्योंकि इसकी हाइट कंट्रोल हो रही है एक्स ऑफ NTS के जरिए। तो डिपेंड करते किस एन पे आप ठहरे हुए हैं उसी के मुताबिक इसकी हाइट होगी। तो ये और ये अब जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल पैदा हो जाएगा, ये देख रहे हैं। तो इंटरपोलेशन के अंदर इसको सिंक इंटरपोलेशन भी कहते हैं। तो ये सिंक की मदद से आपने क्या कर दिया, इम्पल्स के दरमियान जो जगह थी उसको फिल कर दिया। लेकिन इसको हम आइडियल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, आम हालात में ऐसा नहीं होता, आइडियल कहते हैं। क्यों आइडियल कहते हैं, क्योंकि ये नॉन काजल है, क्योंकि इसमें जो इसका HR(t) था, इम्पल्स रिस्पांस था फिल्टर का, लो पास फिल्टर का, उसमें नेगेटिव लोग भी शामिल थे, लेस देन 0 भी था, ये मौजूद था, एक्टिविटी थी, इसलिए नॉन काजल है। और इसमें -∞ से +∞ इनफाइनाइट टाइम एक्सटेंट तक है। तो ऐसी चीज के साथ तो आप मल्टीप्लाई कन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। ऐसा फिल्टर जिसकी टेप्स हैं, जिसके कोफिशिएंट ही इनफाइनाइट हो, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरेटिकली एक मॉडल है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है। अब मैं आपको इसकी रिकंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हो रही है रिकंस्ट्रक्शन, ये देखें, ये रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी इम्पल्सेस हैं, ये देखें, ये पहली वाली है, ये ये दूसरी वाली सिंक है, ये सारी सिंक मिलके क्या बना रही हैं, एक रिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं सिग्नल को। ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल बन गया है, दोबारा से एनालॉग बन गया है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बन गया है। ये देख, ये पहले क्या थी, ये इम्पल्सें पड़ी हुई थी, ये इम्पल्सें देख रहे हैं आप पड़ी हुई है, ये ये सारी की सारी इम्पल्सें अब कन्वर्ट हो गई हैं। और ये बीच में जो इनके गैप था, एक इम्पल्स और दूसरी इम्पल्स के बीच में जो ये गैप था वो फिल हो गया है, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन हो गई है। ये फिल कर दिया सिंक ने इधर फिल कर दिया, फिलिंग हो गई। आपको बात समझ आ रही है। तो अगर आप लो पास फिल्टर के जरिए रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो असल में क्या कहानी हो रही होती है कि आपके सिंक फंक्शन बन जाते हैं, और वो सिंक जो है वो इम्पल्स ट्रेन की मदद से आपके डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और उससे रिकंस्ट्रक्ट होकर दोबारा से कंटिन्यूअस बन जाते हैं। सबको क्लियर हो गया ये चीज, एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब ये वही कहानी है कि सैम्पलिंग करते हैं और आइडियल लो पास फिल्टर, आइडियल में और ओरिजिनल में फर्क होता है। ये देखें ना, आइडियल में आपके पास शार्प एजेस आ रहे हैं ये शार्प एजेस आए हैं आपके पास, और लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा टेपर करता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो इस वजह से गैप होना चाहिए, गैप इज गुड। अच्छा, अब जाते हैं, ये एग्जांपल बड़ी और तलब एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये प्रैक्टिकली हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। अब आप याद रखें, हम पहले ब्लॉक पे आ चुके हैं वापस। पहला ब्लॉक आपको याद है, पहला ब्लॉक क्या था, सैम्पलर था, याद है ना, कि आपके पास सिग्नल आता है, सैम्पलिंग होती है। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रोसेसिंग होती है, फिर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होती है, और ये बाहर। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्रॉस कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो क्या थी, रिकंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी थी। अब हम एग्जांपल कर रहे हैं सैम्पलिंग की, कि सैम्पलिंग कैसे होती है। जी, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सैम्पलिंग कैसे होती है। सैम्पलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब रियल लाइफ में सैम्पलिंग कैसे होती है कि आपके पास जो ट्रेन होती है उसमें इंपल्स कभी भी नहीं होती, आपके पास पल्स ट्रेन होती है। इंपल्स ट्रेन
प्रोड्यूस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पल्स ट्रेन ये एक फिलोसॉफिकल आइडियल केस है, ऐसा रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते। रियल लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पल्स ट्रेन क्रिएट कर सकते हैं। पल्स ट्रेन है ये, देखें थोड़ी देर के लिए पल्स पैदा हुई, ऊपर गई, थोड़ा टाइम लिया, फिर नीचे आई। और या फिर आप एक और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ये देखें ना, आप टॉप पे गए और उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल डिके हुए, फिर गए, ये क्या है, सॉटूथ वेव आपने क्रिएट कर दी। ये कर लें। अब ये दोनों पीरियाडिक हैं, एक का पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरू हो गया, दूसरे का पीरियड यहाँ से। लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि प्रैक्टिकली आपके पास इम्पल्स ट्रेन कभी भी नहीं होगी। सैंपलिंग के लिए तो आपको इम्पल्स ट्रेन चाहिए। तो अब अगर इम्पल्स ट्रेन नहीं है और आप कोई और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। अगर आप इम्पल्स ट्रेन की जगह कोई और पल्स ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कोई पल्स है या कोई एक्सपोनेंशियली डिकेइंग चीज है, तो उसका क्या होगा, ये देखें ना, ये पल्स, इसकी हाइट चेंज हुई, यहाँ पे आई, दूसरी पल्स है उसकी हाइट नीचे हो गई, तीसरी की हाइट नीचे हो गई। तो ये काम वही कर रही हैं। काम का मतलब ये है कि ये बीच में गैप तो अभी भी है ना इनके, ये देखें ना, ये गैप है, ये गैप है। इसका मतलब है कि सैंपल्स तो हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सैंपल नहीं है, सैंपल तो हैं। मतलब यहाँ से एक्टिविटी शुरू हुई, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा सिग्नल नीचे आया और फिर जीरो हो गया, फिर कुछ देर जीरो रहा, फिर एक्टिवेट हुआ। इसका मतलब है कि सैंपलिंग हो रही है। स्टिल सैंपल डिसकंटिन्यूअस इन टाइम तो है ना, मतलब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकती या कर सकते कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस तो है ना। डू यू एग्री कि ये अभी सैंपलिंग हो रही है, इसने सैंपलिंग की है आपके ख्याल में एवरीबॉडी? यस सर। देखिए ना, मतलब है कि अगरचे ये आइडियल केस नहीं है, आइडियल केस में ये होना चाहिए था कि सिर्फ एक खास टाइम पे आप सैंपल करते और फिर बिल्कुल जीरो हो जाते, फिर वेट करते, फिर विंडो खोलते। नहीं, इस केस में तो आपने थोड़ी देर के लिए विंडो खोली और विंडो बंद करते हुए आपने आहिस्ता 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 कवाड़ बंद किए, टाइम लिया थोड़ा सा, वो डोर्स जो बंद हुए आपस में। तो लेकिन फिर भी मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप जीरो हुए और फिर दूसरे के लिए फिर स्टार्ट हुए, तो इसका मतलब है कि ये सैंपलिंग आपने की। एवरीबॉडी एग्री? जी, ये समझ आया आपको, प्रैक्टिकल है। अच्छा, अब अगर ये पीरियाडिक है ना, पीरियाडिक, चाहे नॉन आइडियल केस है लेकिन है तो पीरियाडिक ना, ट्रेन तो है ना ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बनाए तो क्या होगी, एक सी नॉट होगा, फिर उसमें सी एन होगा, और फिर कोसाइन होगा, और फिर थीटा एन होगा जो फेस टर्म है। एग्रीड एवरीबॉडी कि ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसका नाम रख दिया हमने पी सब टी, ठीक है, सॉरी, पी सब टी। और ये इम्पल्स ट्रेन नहीं है, ये पल्स ट्रेन है, ठीक है। इसको हमने फोरियर सीरीज में ले गए, क्यों, क्योंकि पीरियाडिक है। एवरीबॉडी एग्री, पीरियाडिक है ना ये। हेलो हेलो जी। अब इसको हम अगले इसमें ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अब क्या कर रहे हैं हम, एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि सैंपलिंग के दौरान मल्टीप्लिकेशन होती है, रिकंस्ट्रक्शन के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो ये कन्वोल्यूशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो आप क्या करेंगे, पल्स ट्रेन को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के साथ, तो जवाब आ जाएगा आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये देखें, ये क्या बन गया, एक्स डेल्टा ऑफ टी। ये जो चीज है ना, ये है कि अब आपने उसको सैंपल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करेंगे, एक्स टी उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि उधर उस साइड पे तो आपके पास क्या है, फोरियर सीरीज है। ये देखें ना, ये फोरियर सीरीज पड़ी हुई है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली कॉपी आ जाएगी सी नॉट टाइम्स एक्स ऑफ टी, दूसरी कॉपी क्या आएगी, सी एन टाइम्स एक्स ऑफ टी। अब ये जो लोग हैं, ये पहली कॉपी तो आपकी ओरिजिनल सिग्नल की कॉपी है ना, सिर्फ ये हुआ है कि एक्स टी के साथ सी नॉट मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये बाकी कॉपियां जो है ना, ये आपकी मॉड्यूलेटेड टर्म्स हैं। क्यों मॉड्यूलेटेड हैं, क्योंकि जब भी एक्स टी के साथ कोसाइन को आप मल्टीप्लाई करते हो टाइम में ओमेगा टी, तो क्या हो जाता है, उससे सिग्नल मॉड्यूलेट हो जाता है। मॉड्यूलेट का मतलब है उसकी दो कॉपियां बनेगी, एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, एक ओमेगा एस पे चली जाएगी, एक माइनस ओमेगा एस पे।
तो अब ये जो चीज है, अगर मैं इसके ऊपर लो पास फिल्टर लगाता हूं तो वो ये वाली कॉपी उठा लेगा और इन सारी कॉपियों को फिल्टर कर देगा। तो ये जो कॉपी उठाएगा तो फिर मुझे समझ आ गई कि एक्स मौजूद है, सिर्फ सी नॉट है, तो मैं क्या करूंगा, 1/c0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे 1/c0 मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ओरिजिनल एक्स ऑफ टी बाहर आ जाएगा। और ये मुझे चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के दौरान। आपको समझ आ रही है क्या गेम हुआ है एवरीबॉडी? काइंडली रिपीट कर दें। ये मैं ये बता रहा हूँ कि एक्स ऑफ टी जो है ना, जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, एक इसकी फोरियर सीरीज बन गई ना, फोरियर सीरीज के साथ एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है फोरियर के साथ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्स ऑफ टी तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास ओरिजिनल एक कॉपी आ जाएगी जो कि बिल्कुल जीरो के ऊपर पड़ी होती है। बाकी जो कॉपियां आएंगी ना एक्स ऑफ टी टाइम्स दिस, वो एक्चुअली जीरो के ऊपर नहीं होंगी, वो ओमेगा एस और माइनस ओमेगा एस के ऊपर होंगी। वो सारी कॉपियां हम हटा सकते हैं अगर हम लो पास फिल्टर इस्तेमाल करें। लो पास फिल्टर इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ ये वाली कॉपी फिल्टर हो जाएगी और बाकी कॉपियां सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाएंगी। आगे समझ आप सबको? अब ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, कैन रिकवर एक्स ऑफ टी बाय अप्रोप्रिएट लो पास फिल्टर, practical sampling okay if fs is greater than 2 times b, उस सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स ज्यादा हो। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, हम रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दी थी। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका आपके एग्जाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब जाग जाएं, आप लोग जाग गए हैं एवरीबॉडी? हाँ, एग्जाम के नाम पे तो जागना ही चाहिए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका ग्रेड ए से बी में चला जाएगा बड़े आराम से, जिसके बहुत मार्क्स हैं, ठीक है? तो जस्ट लुक एट इट। प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, सिंक स्क्वायर 10 पाई टी। हमने इसको सैंपल करना है। देखें, रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, सैम्पलिंग सैंपल करना है इस पर्टिकुलर पल्स ट्रेन के साथ। ये देखिए, ये पल्स ट्रेन है, ये सिग्नल है कंटिन्यूअस टाइम वाला, इसको सैंपल करना है हमने इस ट्रेन की मदद से। इसका मतलब है इन दोनों की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी। देख रहे हैं आप, इसमें ये दिया हुआ है, इसके पैरामीटर्स हैं कि ये इतने टाइम के बाद रिपीट करता है और इसकी अपनी विड्थ दी हुई है, टा जो है वो इसकी विड्थ है पल्स की 0.0125। अब क्या करना है आपने, आपने बताना है कि एक्स ऑफ ओमेगा क्या है। एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रायंगल होती है। ये देखें ना, ये बना हुआ है, ये सिंक स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। आप ये आपने, ये उसने टेबल में से एंट्री भी दी हुई है कि अगर आप टेबल को देखेंगे तो ये बनती है एंट्री, ये एंट्री बन रही है टेबल की, ओमेगा ओवर 2 पाई सिंक स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ओके, ओमेगा बाई 2w। याद रखना कि ये w है, ये वाला, ये कोई नंबर है, और ये ओमेगा है, ये वेरिएबल है। ये ओमेगा और ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये ओमेगा है, ये w है, w विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? एवरीबॉडी विद मी? समझ आ रहा है? हेलो जी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पल्स ट्रेन, ठीक है, इस पल्स ट्रेन को हमने कन्वर्ट कर दिया उसके फोरियर सीरीज में, क्योंकि पीरियोडिक है। ये देखे ना, सी नॉट है, सी एन है, कोसाइन एन ओमेगा नॉट है, और फेज नहीं है इसमें क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसमें फेज नहीं है। तो अब आप इसको अगर गौर से देखो तो सी एन की वैल्यूज आई हुई हैं, सी नॉट की वैल्यू है ए टा ओवर टी, ये ऊपर वाला टा है, ए टा ओवर टी। और सी एन की वैल्यूज दी हुई हैं ये आपके पास। तो सी वन आ गया 0.244 और ये, एक्सक्यूज मी, और ये सी टू आ गया आपके पास, ये 0.255। ये
इसका मतलब है कि जैसे कोफिशिएंट बढ़ते जा रहे हैं मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। आपके पास सैंपल सिग्नल ये आ गया, ये देखें, एक्स एफ टी टी एफ टी, ये देखें ना 1/4, ठीक है, 1/4 कहाँ से आया, C0 से आया, वो देखें C0 ये। उसके बाद आपका C1 कोसाइन बेस, C2, ये सारे सिग्नल आ गए। अब अगर आप इस सिग्नल का आप स्पेक्ट्रम देखना चाहें कि ये देखें ना सिग्नल का स्पेक्ट्रम, ये आपको पता है कि कोसाइन जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी आ जाती है। ये देखें 2 डेल्टा पैदा हो गए हैं, ये देखें एक डेल्टा इधर है, ये कोसाइन की वजह से पैदा हुआ है। ये प्योरली कोसाइन, जब कोसाइन होता है ना, कोसाइन ओमेगा टी ओमेगा एस टी, तो वो बन जाता है डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस, ये आ जाते हैं, 2 डेल्टा पैदा हो जाते हैं। ये देखें ये 2 डेल्टा पैदा, कोसाइन ओमेगा एस टी, 2 डेल्टा पैदा हुए और वो कन्वाल्व हो गए एक्स ओमेगा के साथ। T2 में भी ऐसा हुआ, 2 डेल्टा पैदा हुए, लेकिन इसके बाद 2 ओमेगा नॉट के ऊपर और -2 ओमेगा नॉट के ऊपर पैदा हुए, क्योंकि ये है कोसाइन 2 ओमेगा नॉट टी। तो ये है क्या है, कोसाइन 3 ओमेगा नॉट टी है। तो ये सारे डेल्टा पैदा हुए और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब ये जब एक्स ओमेगा कन्वाल्व हो रहा है तो एक्स ऑफ ओमेगा अपनी जगह शिफ्ट कर देगा, ये वाला ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। इसका मतलब है कि अगर एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर आप उसको कन्वाल्व करोगे किसी लेट से ओमेगा -2 ओमेगा नॉट के साथ, तो क्या करेगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा -2 ओमेगा नॉट। ये देखें ना अपनी जगह रिप्लेस कर गया, तो ये सारी अपनी जगह रिप्लेस कर देगा और फाइनल आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये देखें ना एक्स अपनी जगह रिप्लेस कर चुका है, ये देखें एक यहाँ आ गई, एक ओमेगा नॉट के ऊपर, तो एक कॉपी पैदा हुई, ये पहली पहली कॉपी पैदा हुई, ये देखें ये कॉपी इस टर्म की वजह से पैदा हुई, ये देख रहे हैं, ये जो टर्म, और ये जो दूसरी कॉपी पैदा हुई है ये वाली, ये इस वजह से पैदा हुई है, ये प्लस की वजह से, ये प्लस है इसकी वजह से। और ये जो कॉपी पैदा हुई है, इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये कॉपी पैदा हुई है इस क्रॉस की वजह से, इस टर्म की वजह से कॉपी पैदा हुई है, देखें ये दोनों तरफ C1 है, एक कॉपी इधर पैदा होगी, इस तरह C2 की भी 2 कॉपियां होंगी, एक इधर पैदा होगी एक इधर पैदा हुई है, देखें एक इधर एक इधर, 2 कॉपीज। क्यों, क्योंकि 2 डेल्टा है, ये एक इधर शिफ्ट हुआ एक इधर शिफ्ट हुआ। जब भी कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये शिफ्ट हो जाता है, एक पार्ट ऊपर चला जाता है एक पार्ट इधर चला जाता है, तो ये शिफ्टिंग हो रही है। तो ये देखें ना कितने पीसेस पैदा हुए, ये ओमेगा के अंदर, ये ओमेगा की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन। एवरीबॉडी विद मी, आपको समझ आया कैसे हुआ है कि जब सैम्पलिंग होती है तो कॉपीज पैदा हो जाती हैं, याद रखिएगा। तो कॉपीज कहाँ कहाँ पैदा होंगी वो आपने स्केच करना होगा। तो एग्जाम में हो सकता है मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एक दे दूंगा इम्पल्स ट्रेन और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कॉपीज बताएं कहाँ कहाँ पैदा हो रही हैं, उन कॉपीज के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को इस तरह देखें कि आपने कॉपीज बनानी है इसमें, और कॉपीज की आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और कॉपीज की हाइट देखें ना, हाइट इसकी 0.1/4 है, ये देखिए ये हाइट बतानी है, ये C1 की हाइट कितनी है, C2 की हाइट कितनी है, ठीक है एवरीबॉडी। हेलो हेलो, सर ये Yes. नेगेटिव जी जी, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट जो है वो राइट साइड वाली है ना? हाँ नहीं राइट, हाँ 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 सॉरी, ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है, प्लस वाली लेफ्ट वाली है, हाँ यू राइट यू राइट, सॉरी मैं वो डिस्क्राइब करती हूँ। जी जी, अब आपको समझ आ गई सारी, यस सर ठीक है। ओके गुड। तो इसी किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आपको उसके फोरियर डोमेन में जाके कॉपियां देखनी होंगी, फिर उसमें से कुछ कॉपियां फिल्टर करनी होंगी, कुछ नहीं हो सकेंगी, तो फिर आपका सिग्नल बनेगा, उसको आपने टाइम डोमेन में दोबारा लेके देखना होगा, ठीक है। तो आई विल स्टॉप हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। जी जी, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? सर वो एक जो मैंने क्वेश्चन भेजा, आपने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं,
अब मैं क्वेश्चन, अगर आप मुझे क्वेश्चन एक एक करके पूछ लो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।